क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में एक फ्यूचर सिटी द लाइन का अनावरण किसने किया है? हाल ही में फायर पार्क का उद्घाटन किसने किया है? कोलैब कैड नामक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 16 जनवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। टीकाकरण अभियान से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए टोल फ्री कॉल सेंटर नंबर क्या है? आज से दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है हमारे भारत देश में। और इसके लिए कोई भी आपको क्वेश्चन है, डाउट है तो आप एक टोल फ्री नंबर पर डायल कर सकते हैं और इस डायल नंबर है 1075 यानी कि 1075। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की वर्चुअल शुरुआत किसने की है? दोस्तों आज ही हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की वर्चुअली शुरुआत करने जा रहे हैं। और कोविड टीकाकरण अभियान की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ कितने स्थानों पर इसकी शुरुआत होगी? तो टीकाकरण की शुरुआत हमारे समूचे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 केंद्रों पर टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है आज ही। और पहले दिन हर टीकाकरण केंद्र पर लगभग कितने लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा? प्रति सेंटर पर दोस्तों 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। और इस टीकाकरण कार्यक्रम में सबसे पहले किसको टीका लगाया जाएगा? तो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। और टीकाकरण कार्यक्रम में किस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा? तो याद रखो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कोविन, इसका उपयोग किया जाएगा। और ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन किसने विकसित किया है? हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह कोविन सॉफ्टवेयर विकसित किया है। और जो भी व्यक्ति का कोविड-19 का टीकाकरण हो जाएगा तो उसका रिकॉर्ड कोविन प्लेटफॉर्म पर दर्ज हो जाएगा। यानी कि इनसे हमारे भारत देश में कितने प्रतिशत टीकाकरण हो चुका है इसका भी अंदाजा लगाया जा सकेगा। और कोविड-19 महामारी, टीकाकरण अभियान और कोविन सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 24 घंटे चलने वाला कॉल सेंटर 1075 भी स्थापित किया जा रहा है। 1075 तो आप भी डायल कर सकते हैं और दोस्तों इनके बारे में आपको भी इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। और जब टीकाकरण किया जा रहा है तो कौन कौन सी वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा? कोविशील्ड और कोवैक्सीन, यह दोनों वैक्सीन हमारे भारत देश में विकसित की गई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों की पर्याप्त खुराकें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रवाना कर दी गई है और सभी स्थानों पर पहुंच भी गई है। और कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन पूरी तरह देश में निर्मित कोविड टीका है जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसी के साथ राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान और भारत बायोटेक के सहयोग से हैदराबाद में बनाया गया है। तो हमें यह फैक्ट भी याद रखना है कि आखिरकार कोवैक्सीन की वैक्सीन कहां पर बन रही है? हैदराबाद में बन रही है। और कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने तैयार किया है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वर्तमान सीईओ कौन है? मेरी दृष्टि से हमें यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ का नाम दोस्तों याद रखना ही चाहिए क्योंकि वो हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं यह कोविशील्ड वैक्सीन के कारण। नाम मत भूलिएगा, अदार पूनावाला। क्या नाम है? अदार पूनावाला। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है
लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नीति आयोग ने एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? हमारे नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए हाल ही में समझौता किया है दोस्तों फ्लिपकार्ट के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्लिपकार्ट। द वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, शॉर्ट में बोले तो WEP क्या है? यह एक एकीकृत एक्सेस पोर्टल है जो भारत के विभिन्न स्थानों पर रहने वाली महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक साथ लाता है। नाम क्या है? वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। द वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का विचार किसके द्वारा लाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। द वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का विचार नीति आयोग के वर्तमान CEO अमिताभ कांत द्वारा लाया गया था और अमिताभ कांत ने 2017 में हैदराबाद में महिलाओं के लिए समृद्ध, सभी के लिए समृद्ध के विषय पर आयोजित 8वें वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन के समापन पर नीति आयोग में एक महिला उद्यमिता मंच की स्थापना करने की घोषणा की थी। और जब बात करते हैं दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई और नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? हमारे योजना आयोग का स्थान लिया। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग के वर्तमान CEO मैंने हाल ही में बताया अमिताभ कांत। और हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है। गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री के, और इसी के अलावा जो केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों विधानसभा नहीं है तो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। और जब समझौता किया है दोस्तों फ्लिपकार्ट के साथ, तो फ्लिपकार्ट के स्थापक कौन है? दोनों ये भाई, एक का नाम है सचिन बंसल और दूसरे का नाम है बिनी बंसल। दोनों ने मिलकर फ्लिपकार्ट की स्थापना की। और फ्लिपकार्ट की स्थापना कब की? अक्टूबर 2007 में। और फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में। और वर्तमान में फ्लिपकार्ट का मालिक कौन है? तो दोस्तों अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट। क्या? वॉलमार्ट वर्तमान में फ्लिपकार्ट का मालिक है। तीसरा क्वेश्चन, त्योहार और राज्य एवं क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों इसी पैटर्न के हाल ही में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा युग्म सही नहीं है या तो है। तो यहां हाल ही में हमने मकर संक्रांति का त्योहार मनाया और मकर संक्रांति का त्योहार विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। तो देखिए, गुजरात में यह त्योहार उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है, पोंगल जो तमिलनाडु का, और लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है। लेकिन जो यह भोगली बिहू है वो बिहार में नहीं बल्कि असम, किस राज्य में? असम राज्य में मनाया जाता है भोगली बिहू। और हमें यहां पूछा गया है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, यह युग्म सही नहीं है। तो देखो दोस्तों, मकर संक्रांति के त्योहार की बात करें तो भारत में मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण और पोष पर्व आदि के रूप में विभिन्न फसल कटाई त्योहार मनाए जाते हैं। यानी कि यह मकर संक्रांति का त्योहार एक फसल कटाई का त्योहार है। और इस अवसर पर हमारी जो पवित्र नदियां है इसमें स्नान करने की भी मान्यता है। और विभिन्न राज्यों में दोस्तों आपको भी पता है अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात राज्य में। तो दोस्तों इसी तरह का त्योहार मनाया जाता है विभिन्न राज्यों में। मकर संक्रांति एक हिंदू त्योहार है जो सूर्य का आभार प्रकट करने के लिए समर्पित है। और त्योहार और विभिन्न राज्य या तो क्षेत्र की बात करें तो यह मकर संक्रांति का त्योहार गुजरात में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है, लेकिन असम में यह भोगली बिहू के नाम से मनाया जाता है। और पंजाब और जम्मू कश्मीर में यह मकर संक्रांति का त्योहार लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है।
हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां यह त्योहार माघी के रूप में, कर्नाटक में मकर संक्रामना, क्या नाम है, मकर संक्रामना कर्नाटक में, कश्मीर में सायंकरात और उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में यह मकर संक्रांति का त्योहार खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। भारतीय कला और संस्कृति की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, खास तौर पर क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में दोस्तों इसी तरह के युग्म के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और यह मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। उत्तरायण के आधिकारिक उत्सव के एक हिस्से के रूप में गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 1989 से अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो प्रति वर्ष आयोजन किया जाता है गुजरात में, लेकिन कब से यह अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया जाता है? 1989 से गुजरात राज्य में। चौथा क्वेश्चन, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, शॉर्ट में बोले तो LCA के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसी प्रकार की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन सामने आने वाले हैं। और हमें हाल ही में यहां पूछा गया है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सुर्खियों में क्यों आया, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो हमें यहां पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों दोनों सेंटेंस को हम ध्यान से पढ़ते हैं। इसकी अधिकतम पेलोड क्षमता 6000 किलो है। दोस्तों यहां कुछ गलत है, क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हाल ही में सुर्खियों में आया और मैंने पढ़ा था कि इसकी जो पेलोड क्षमता है वो सिर्फ 4000 किलोग्राम है और यह अपने वर्ग में सबसे हल्का, सबसे छोटा और टेललेस मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। यह बिल्कुल सही है। और हमें यहां पूछा गया है कौन सा कथन सही है, यानी कि केवल 2 नंबर का जो कथन है वो सही है। आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। तो देखो, हाल ही में सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय वायुसेना के लिए 48,000 करोड़ रुपए की लागत के 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसकी सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डिजाइन रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत संचालित वैमानिकी विकास एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के विनिर्माण की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की विशेषताएं कौन कौन सी है, जहां से मैंने यह क्वेश्चन सेट किया था, तो यह यात्रा के दौरान आकाश में ईंधन भरने में भी सक्षम है। इसकी अधिकतम पेलोड क्षमता 4000 किलो है, 6000 किलो नहीं। और यह अधिकतम 1.8 मैक की गति प्राप्त कर सकता है और इस विमान की रेंज 3000 किलोमीटर है। पांचवा क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में माघी मेले का आयोजन कहां किया जाता है? प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में माघी मेले का आयोजन किया जाता है पंजाब राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बल्ले बल्ले, यानी कि पंजाब। तो पंजाब में कहां पर यह माघी मेले का आयोजन किया जाता है? पंजाब के मुक्तसर में, यह हम इमेज में देख सकते हैं। मुक्तसर में प्रत्येक वर्ष जनवरी अथवा नानक शाही कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में माघी मेले का आयोजन किया जाता है। और नानक शाही कैलेंडर को सिख विद्वान, क्या नाम है, पाल सिंह पुरेवाल ने तैयार किया था। तो यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, नानक शाही कैलेंडर को किसने तैयार किया था? सिख विद्वान पाल सिंह पुरेवाल ने, ताकि इसे विक्रम संवत के कैलेंडर के स्थान पर लागू किया जा सके और गुरु पर्व एवं अन्य त्योहारों की तिथियों का पता चल सके। और माघ की पूर्व संध्या पर दोस्तों लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। किस राज्य में? पंजाब में। और इस दौरान परिवारों में बेटों के जन्म की शुभकामना देने के उद्देश्य से हिंदू घरों में अलाव जलाया जाता है। क्या? हिंदू घरों में अलाव जलाया जाता है और उपस्थित लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। छठा क्वेश्चन, इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश का एक फौजी दस्ता राजपथ की परेड में शामिल होगा? दोस्तों हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे पड़ोसी मुल्क यानी कि बांग्लादेश का एक फौजी दस्ता
हमारे देश में राजपथ की परेड में शामिल होने जा रहा है? यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। और दोस्तों, हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे भारत देश के मुख्य मेहमान कौन हो सकते हैं? मैंने आपको बताया था, सूरीनाम के राष्ट्रपति। नाम आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि हमारे गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे। क्लियर? सूरीनाम के राष्ट्रपति। ओके, नाम आपको याद आ गया? वेल डन। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो परेड में शामिल होने के लिए बांग्लादेश के फौजियों का एक दस्ता ढाका से भारतीय वायुसेना के विशेष विमान C-17 ग्लोब मास्टर से रवाना हुआ और 122 लोगों के इस दस्ते में बांग्लादेश की थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान शामिल हैं। और बांग्लादेश के इस सैन्य दस्ते में ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट के लोग भी शामिल हैं। इस रेजिमेंटों ने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान शानदार भूमिका निभाई थी और वो दिल्ली के यह गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे यह लाल किले की प्राचीर से होने वाला दस्ता वो बांग्लादेश का यहां से गुजरेगा। बांग्लादेश इस वर्ष अपनी आजादी और भारत के साथ राजनयिक संबंध की स्थापना होने की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो दोस्तों, हमारे और बांग्लादेश के बीच यदि कोई युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है या तो बांग्लादेश के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। 7वां क्वेश्चन, पाथेर पांचाली, चारुलता, घरे बायरे जैसे यादगार फिल्मों के निर्माता कौन है? हाल ही में सुर्खियों में आए क्योंकि हमारे गोवा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है। प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है और हाल ही में दोस्तों पाथेर पांचाली, चारुलता, घरे बायरे जैसे यादगार फिल्मों के निर्माता इसी कारण सुर्खियों में रहे। नाम है सत्यजीत रे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सत्यजीत रे। इमेज में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सत्यजीत रे का कोई खास अवार्ड विजेता है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 51वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म समारोह में प्रख्यात फिल्म निर्माता कौन? सत्यजीत रे को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने सत्यजीत रे की शताब्दी समारोह के क्रम में अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्मोत्सव 2019 के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में यह जानकारी दी थी। और इस श्रद्धांजलि में फिल्मोत्सव के दौरान सत्यजीत रे की यादगार फिल्में दिखाई जाएगी और इनमें पाथेर पांचाली, चारुलता, घरे बायरे, शतरंज के खिलाड़ी और सोनार केला शामिल है। और यहाँ एक चारुलता नामक सत्यजीत रे की फिल्म का पोस्टर भी आप इमेज में देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, सदर जापारोव ने किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया? इमेज में देख सकते हैं सदर जापारोव और यहां आप उस देश का नेशनल फ्लैग भी देख सकते हैं। क्या आपको पता चल गया किस देश का है? किर्गिस्तान। यानी कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है सदर जापारोव ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है किर्गिस्तान। केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार सदर जापारोव ने 79% वोट जीते हैं। कितने? 79% वोट हासिल किए। और पिछले अक्टूबर में संसदीय चुनावों के बाद किर्गिस्तान संकट में है और उन चुनावों के परिणाम विवादित थे जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुए और तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? सोरोनबाई जेनेबकोव ने इस्तीफा देना पड़ा था। और दोस्तों 9वां क्वेश्चन, हाल ही में एक फ्यूचर सिटी द लाइन का अनावरण किसने किया है? एक फ्यूचर सिटी जिसका नाम है द लाइन अनावरण किया है मोहम्मद बिन सलमान ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहम्मद बिन सलमान। लेकिन यह व्यक्ति है कौन? इमेज में देख सकते हैं। हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक फ्यूचर सिटी द लाइन का अनावरण किया है जो कि सऊदी अरब की $500 बिलियन की नियोम परियोजना का हिस्सा है। यानी कि यह एक द लाइन नामक पूर्ण आयोजित सिटी बनने जा रहा है सऊदी अरब में। इमेज में देख सकते हैं इसकी एक कंप्यूटराइज्ड इमेज। तकरीबन 170 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के कारण अकेले सऊदी अरब में वर्ष 2030 तक 3,80,000 नौकरियों का सृजन होगा और जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इस संबंध में घोषणा करते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बताया
कि इस नए शहर में किसी भी तरह का कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, यानी कि 0% कार्बन उत्सर्जन होगा यह द लाइन में। और साथ ही इस शहर में सड़क और कारें भी नहीं होगी। 10वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण में 2020-21 के दौरान कितने प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत यह तीसरे चरण में तकरीबन 8 लाख, कितने 8 लाख प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8 लाख। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण देश भर के 600 जिले में शुरू किया गया और योजना के तीसरे चरण में 2020-21 के दौरान 8 लाख प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिस पर 9 अरब 48 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया था। 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों में इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में फायर पार्क का उद्घाटन किसने किया है? फायर पार्क का उद्घाटन किया है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा के नवीन पटनायक, यानी कि ऑप्शन बी। और कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? भुवनेश्वर में, जो ओडिशा की कैपिटल है। और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सभी लोगों, विशेषकर छात्रों में प्राथमिक अग्नि सुरक्षा तरीकों पर जागरूकता लाने और शिक्षित करने के लिए वर्चुअली अपनी तरह के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया। और यह फायर पार्क भुवनेश्वर में ओडिशा फायर एंड डिजास्टर अकादमी के परिसर के अंदर स्थित है। तो यह भी हमें लोकेशन याद रखना है कि फायर पार्क किस शहर में? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में कहां पर? तो फायर एंड डिजास्टर अकादमी के परिसर के अंदर। और इसके अलावा मंत्री ने ओडिशा अग्निशमन सेवा के ऑनलाइन पोर्टल अग्निशम सेवा को भी लॉन्च किया। और फायर पार्क हर शनिवार को दोपहर 3:30 से शाम 5:30 तक जनता के लिए खोला जाएगा, यानी कि यह फायर पार्क, कम से कम आपको इसका नाम याद रखना है, ओडिशा के भुवनेश्वर में। 12वां क्वेश्चन, कोलैब कैड सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय, तीनों ने संयुक्त रूप से कोलैब कैड नामक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। कंप्यूटर सक्षम सॉफ्टवेयर प्रणाली कोलैब कैड एक सहयोगी नेटवर्क है जो छात्रों और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के शिक्षकों के लिए 2 डायमेंशन ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग से लेकर 3 डायमेंशन प्रोडक्ट डिजाइन आदि में सहायता प्रदान करेगा। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? पूरे देश में छात्रों को रचनात्मकता और कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3 डायमेंशन डिजिटल डिजाइन बनाने और इसमें कुछ नयापन लाने के लिए एक मंच प्रदान करना है कोलैब कैड का मुख्य उद्देश्य। 13वां क्वेश्चन, नोमुरा ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान लगाया है? नोमुरा ने हाल ही में अनुमान लगाया है कि भारत के चालू वित्त वर्ष की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव 6.7% रहेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। जापानी ब्रोकरेज नोमुरा ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.7% नेगेटिव रहने की उम्मीद जताई है। और इसके अलावा नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी के 13.5% की वृद्धि दर से, दोस्तों हमारी जीडीपी 2021-22 में इतने प्रतिशत की दर से वृद्धि करने का अनुमान लगाया है नोमुरा ने। और नोमुरा के अध्यक्ष एंड समूह के सीईओ कौन है? केंटारो ओकुडा। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कानूनों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? कानूनों को निलंबित करने की शक्ति हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था सुप्रीम कोर्ट। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। राधा गोस्वामी, राजेश कटारा, रसिक आहिर, जयत्री रॉय,
लोकेश कुमार, दामाद छगन, प्रहलाद फतेप्रा, ब्रिजराज वाला फ्रॉम राजकोट। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। कन्हैया लाल, चिंतन वणजारा, मुकेश कुकड़िया फ्रॉम राजकोट जसदन बरवाला से, काल सिंह मावी, परमार शैलेश जे, रजनीकांत दूसा, पीनाकिन चौधरी, अफसर आलम। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। भारत में 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और वाकई में वीडियो आपको अच्छा लगता है, यूनिक लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।